नमस्कार। मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के 25 साल बाद आए एक कबूलनामे ने पाकिस्तान की साजिश का खुलासा कर दिया है। नवाज शरीफ ने स्वीकार किया कि उसकी गलती की वजह से कारगिल युद्ध हुआ। नवाज शरीफ ने यह भी स्वीकार किया कि उनके देश ने भारत के साथ हुए 1999 के शांति समझौते का उल्लंघन किया था। नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी की बैठक में कहा, 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने 5 परमाणु परीक्षण किए थे। उसके बाद वाजपेयी यहां आए और हमारे साथ समझौता किया, लेकिन हमने उस समझौते को तोड़ दिया। ये हमारी गलती थी। पाकिस्तान की गलती की वजह से कारगिल युद्ध हुआ था। हालांकि भारत ने इस युद्ध को जीत लिया, लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान अपनी इस गलती का प्रायश्चित करेगा? क्या पाकिस्तान भारत विरोधी रवैये को छोड़ेगा? क्या जम्मू कश्मीर में आतंकियों को भेजना छोड़ेगा? पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने आखिरकार माना है कि कारगिल युद्ध पाकिस्तान की गलती का नतीजा था। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कारगिल युद्ध के दौरान की गई गलतियों को 25 साल बाद स्वीकार किया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने मंगलवार को स्वीकार किया कि इस्लामाबाद ने भारत के साथ 1999 में उनके और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा हस्ताक्षरित समझौते का उल्लंघन किया है। सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी PMLN का अध्यक्ष चुने जाने के बाद पार्टी की आम परिषद को संबोधित करते हुए शरीफ ने कहा, 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने 5 परमाणु परीक्षण किए। उसके बाद वाजपेयी साहब यहां आए और हमारे साथ समझौता किया, लेकिन हमने उस समझौते का उल्लंघन किया। ये हमारी गलती थी। उस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ रहे परवेज मुशर्रफ ने गुप्त रूप से अपनी सेना करगिल में भेजी थी, जिसकी वजह से भारत पाकिस्तान के बीच बड़े पैमाने पर युद्ध छिड़ गया था। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 21 फरवरी 1999 को लाहौर समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। लाहौर समझौता 2 युद्धरत पड़ोसियों के बीच एक शांति समझौता है, जिसमें अन्य चीजों पर ध्यान देने के अलावा शांति और सुरक्षा बनाए रखने, दोनों देशों के बीच पीपल टू पीपल कांटेक्ट को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया था। पाकिस्तान और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने लाहौर समझौते में इस बात को स्वीकार किया कि दोनों देश संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों और उद्देश्य के अलावा शांतिपूर्ण ढंग के साथ साथ रहने के सिद्धांतों को मानने के लिए भी प्रतिबद्ध है। इसके अलावा इस बात पर सहमति बनी कि उनकी संबंधित सरकारें जम्मू कश्मीर समेत सभी फंसे हुए मुद्दों को सुलझाने के लिए अपनी कोशिशों में तेजी लाएंगी। दोनों एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल देने से बचेंगे, आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा करेगी और इस खतरे से निपटने के लिए दृढ़ संकल्प लेंगी। सभी मानवाधिकारों और मौलिक अधिकारों को बढ़ावा देगी और उनकी सुरक्षा करेगी। लेकिन लाहौर समझौते पर साइन होने के कुछ दिनों बाद ही पाकिस्तान ने इसका उल्लंघन कर दिया। पाकिस्तान के तब आर्मी चीफ रहे परवेज मुशर्रफ के आदेश पर पाकिस्तानी सेना ने मार्च 1999 में जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में घुसपैठ शुरू कर दी। भारत को जब इस घुसपैठ का पता चला तो बड़े पैमाने पर युद्ध छिड़ गया। नवाज शरीफ ने हाल ही में दिए गए बयान में घुसपैठ के लिए एक तरीके से जनरल परवेज मुशर्रफ पर निशाना साधते हुए कहा कि ये हमारी गलती थी। कारगिल युद्ध में दोनों देश 80 से ज्यादा दिनों तक आमने सामने रहे। अंत में भारत ने पाकिस्तान सैनिकों को सीमा के बाहर खदेड़ दिया और सभी जगहों को फिर से अपने कब्जे में लेकर विजय हुआ। अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए 500 से ज्यादा भारतीय सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। वहीं युद्ध के दौरान 3000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकियों को ढेर कर दिया गया। नवाज शरीफ के प्रधानमंत्री रहते भारत ने युद्ध जीत लिया था। अब 25 साल बाद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की इस गलती को स्वीकार कर लिया, लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान अपनी इस गलती का प्रायश्चित करेगा?
क्या पाकिस्तान भारत विरोधी रवैये को छोड़ेगा? क्या जम्मू कश्मीर में आतंकियों को भेजना छोड़ेगा? क्या पाकिस्तान सीमा पर अपनी हरकतों से बाज आएगा? ये वो सवाल है जिसका नवाज शरीफ से जवाब मिलना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने आखिरकार माना कि कारगिल युद्ध पाकिस्तान की गलती का नतीजा था। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने कारगिल युद्ध के दौरान की गई गलती को 25 साल बाद अब स्वीकार कर लिया है। तो इसी को लेकर मुद्दा में करेंगे हम चर्चा। दो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं, उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जे.एस. सोढ़ी जी जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका। और हमारे साथ विदेश मामलों की जानकार करोड़ी सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। करोड़ी सिंह जी, नवाज शरीफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान से गलती हुई और यह बात अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ वो कह रहे हैं, मतलब पॉलिटिकली इस बात को वो एडमिट कर रहे हैं। सर, इससे क्या पाकिस्तान की भारत को लेकर राजनीति पर कोई असर पड़ेगा? नवाज शरीफ साहब हैं, वो कोई नौसिखिए नहीं है, बहुत ही अनुभवी राजनेता हैं। और पाकिस्तान की राजनीति में हम देखें तो सेना सामान्यतः सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पे हावी रहती है, जबकि भारत में सेना है वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में काम करती है। सेना की कोई इस तरह की एम्बिशन नहीं है। तो पाकिस्तान में सेना का प्रभाव बहुत है। तो शरीफ साहब ने अभी जो इंटरव्यू में कही है वो दो बातें कही हैं। उनका आंतरिक राजनीति में और भारत के साथ रिश्ते दोनों में अर्थ है। एक तो ये कहा है कि वो कारगिल में जो कुछ हुआ वो हमारी गलती थी। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर न्यूक्लियर टेस्ट हम नहीं कर रहे हैं तो अमेरिका के राष्ट्रपति क्लिंटन ने $5 बिलियन का ऑफर दिया था, और अगर उस समय इमरान होते तो वो शायद सरेंडर कर देते, वो न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करते। तो इन दोनों का अलग अलग हम अर्थ समझें। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में यह है कि वो इमरान खान को साइडलाइन करना चाहते हैं, क्योंकि इमरान खान के समर्थन में आज के पाकिस्तान का आवाम जिस तरह का है, तो वो ये कहना चाहते हैं कि इमरान देखिए पाकिस्तान को कमजोर कर सकता था, मैं हूँ कि पाकिस्तान को भारत के समकक्ष बना के रखा, मैंने न्यूक्लियर टेस्ट किया, अमेरिका के दबाव में भी नहीं आया। तो एक तरफ तो पाकिस्तान के आवाम को ये मैसेज दे रहे हैं, दूसरा वो ये कह रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान में सेना हावी रही है, यहाँ प्रजातांत्रिक प्रक्रिया कमजोर रही है, और सेना ने प्रधानमंत्री की इच्छा के विरुद्ध ही भारत के साथ युद्ध किया, जिसमें पाकिस्तान को हार का सामना देखना पड़ा। तीसरा, इससे भारत पाकिस्तान संबंधों में उसको ये फायदा मिल सकता है कि भारत शरीफ साहब के साथ सहानुभूति रखेगा और भारत एक शांति की प्रक्रिया शुरू कर ले, बातचीत शुरू कर ले। तो वो राजनेता हैं, इसके राजनीतिक अर्थ है, गलती एडमिट करने की बात नहीं है। क्योंकि देखिए ऐसा समझौता लाहौर एग्रीमेंट से पहले भी बेनजीर और राजीव गांधी के साथ भी 1988 में समझौता हुआ था जी। तो इसको हमें उसी संदर्भ में समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने नौसिखिए के रूप में और या एक बहुत ही सरल व्यक्तित्व के आधार पे एडमिट कर लिया है। तो इसका पाकिस्तान की जो आंतरिक राजनीति है उसमें बहुत ज्यादा महत्व है, और भारत और पाकिस्तान के संबंधों को लेके भी महत्व है। आज पाकिस्तान में ये डिमांड उठ रही है कि भारत के साथ व्यापार को बहाल किया जाना चाहिए। अगर भारत के साथ व्यापार बहाल होगा तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। पाकिस्तान का आवाम ये कह रहा है। दूसरी तरफ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, वहाँ का आवाम ये कह रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहते हैं, वो भारत के साथ आने के लिए तैयार हैं, आंदोलन चला रहे हैं। और भारत ये अब ये पहले से मान चुका है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का पार्ट है, और हमारा नेतृत्व भी ये कह रहा है कि हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को लेके रहेंगे।
तो पाकिस्तान में जिस तरह की आज आंतरिक राजनीति है उसको उस संदर्भ में हमें समझना चाहिए, न कि उसको एक आइसोलेटेड केस में कि ठीक है सर, आपका कहना है कि नवाज शरीफ जो है वो नौसिखिया नेता नहीं है, और इसके साथ ही आपने 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी यहाँ पर प्रकाश डाला। लेकिन आपसे भी समझना चाहेंगे जे.एस. सोढी जी, क्योंकि सर पाकिस्तान में राजनीतिक रूप से इतना उदार होना, अपनी गलती मानना, आत्ममंथन करना, ये सब बहुत रेयर बात है। नवाज शरीफ की बात को आप किस तरीके से लेते हैं? जय हिंद ऋषु जी। जय हिंद सर। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूँ। हमारा भी सर। अगर भारत पाकिस्तान अपने 75 साल के इतिहास में कभी भी नजदीक आए या दोस्ती होने की कभी आशा हुई, वो एक ही वक्त हुई जब नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे, और दोनों नेताओं के बीच में इतनी अच्छी केमिस्ट्री थी कि ये लग रहा था पूरी दुनिया को कि ये कश्मीर मसला सुलझा जाएगा और भारत पाकिस्तान में दोस्ती हो जाएगी। ये जो 22 फरवरी 1999 को लाहौर डिक्लेरेशन साइन हुई नवाज शरीफ और अटल बिहारी वाजपेयी जी के बीच में, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन थी। पहली थी 1972 की शिमला एग्रीमेंट, उसके बाद 1998 का नॉन न्यूक्लियर एग्रेशन एग्रीमेंट, और तीसरा था ये लाहौर एग्रीमेंट। लेकिन पाकिस्तानी सेना ने नवाज शरीफ और अटल बिहारी वाजपेयी जी के इस लाहौर डिक्लेरेशन को कभी भी सफल होने नहीं दिया, बल्कि 5 हफ्ते पहले जब ये लाहौर डिक्लेरेशन साइन होना था 22 फरवरी को, 5 हफ्ते पहले 16 जनवरी 1999 को पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष जनरल परवेज मुशर्रफ ने ऑपरेशन कोपाइमा को अप्रूव, जिसे हम कारगिल युद्ध के नाम से कहते हैं। और जैसे ही 22 फरवरी को अटल बिहारी वाजपेयी जी और नवाज शरीफ के बीच में ये लाहौर डिक्लेरेशन साइन हुआ, अब पाकिस्तानी सेना ने अपने सैनिकों को कारगिल में भेजना शुरू कर दिया, और उसका मई में जो कारगिल युद्ध हुआ हम सारे जानते हैं। तो इस वक्त नवाज शरीफ के इस बयान को मैं देखना चाहूंगा कि आदमी जैसे और उम्र वाला होता है, बुजुर्ग होता है, और जो पीछे मुड़ के देखता है तो अपनी कई गलतियों का उसे एहसास होता है। नवाज शरीफ का इस वक्त इस चीज को मानना ये बिल्कुल सही है, सटीक है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने इस लाहौर डिक्लेरेशन का उल्लंघन किया, जिसकी वजह से कारगिल युद्ध तो हुआ, कभी भी पाकिस्तान और भारत के बीच में शांति नहीं आई और न ही अभी आ सकती, क्योंकि अब पानी ब्रिज के नीचे बहुत ज्यादा बह चुका है। बिल्कुल, देखिए करोड़ी सिंह जी जिस बात को कह रहे हैं यहाँ पर, जे.एस. सोढी जी भी, कि जब उम्र बढ़ती है तो कई गलतियां जो हमने की हैं उनको हम स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन कई गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें लोग स्वीकार नहीं करते हैं, और इसी तरीके से नवाज शरीफ ने भी अपनी गलती को स्वीकार किया है कम से कम। लेकिन ये बताइए सर, जिस बात को लेकर पहले भी हम चर्चा कर रहे थे, क्या पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति में ये बात महसूस की जाने लगी है कि भारत के साथ अच्छे संबंध और एक दूसरे का विश्वास हासिल करना इस पूरे क्षेत्र के विकास के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है? देखिए रिशु, हम पूरे पाकिस्तान के इतिहास को देखें तो जब भी पाकिस्तान में प्रजातांत्रिक सिविलियन गवर्नमेंट रही है, उसने हमेशा किसी न किसी रूप में प्रयास किया है कि भारत से रिश्ते सुधारे जाएं और दूसरे देशों के साथ भी मित्रवत रहा जाए। लेकिन पाकिस्तान की सेना है, उसका इतना ज्यादा राजनीतिकरण हुआ है कि पाकिस्तान की सेना ने कभी भी अब और पाकिस्तान के जो विभाजन हुआ उसको स्वीकार ही नहीं किया। अभी भी वो अनफिनिश एजेंडा मान के चल रहे हैं। वो चाहते हैं कि कश्मीर को पाकिस्तान ले किसी न किसी रूप में। तो सेना और सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन में टकराव पाकिस्तान में सदैव रहा है, कोई आज नहीं है। और उसी संदर्भ में पाकिस्तान जब विभाजन हुआ, विभाजन की त्रासदी से उभरा, उस समय पाकिस्तान में अस्थायित्व की स्थिति आ गई। जिन्ना मर गए, लियाकत अली का असैसिनेशन हो गया, वहाँ सिविलियन गवर्नमेंट बनी ही नहीं पाई। तो पाकिस्तान का शुरू से ही इस तरह का इतिहास रहा है। अब सेना ये चाहती है कि पाकिस्तान में भारत विरोधी वेव बना के और पाकिस्तान में एक अलग तरह का राष्ट्रवाद बना लिया जाए जो भारत विरोध पर आधारित हो। लेकिन जो सिविलियन गवर्नमेंट है उनको जन सामान्य की जो स्थिति है उसको देखना पड़ता है, क्योंकि प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में दबाव भी होता है सरकार पे
और इसी संदर्भ में फिर सेना और अतिवादी थे, उनमें मेलजोल हो गया कि भारत को किसी न किसी रूप में दबाव में रखा जाए, और वहां से आतंकवादी भी घुसपैठ कर सेना करवाने लग गई भारत में। ये सदैव होता रहा है। तो आज जो चुनाव जो पाकिस्तान में हुआ उसमें बहुत अच्छी प्रवृत्ति उभर के सामने आई है। पाकिस्तान का आवाम ने सेना को नकार दिया है, अतिवादियों को जो टेररिस्ट है उनको नकार दिया है, और पाकिस्तान के आवाम ये चाहता है कि पाकिस्तान में प्रजातांत्रिक सरकार हो जो भारत से अच्छे रिश्ते बनाए। तो हम पाकिस्तान के आवाम के इतना ब्लेम नहीं कर सकते जितना सेना का दृष्टिकोण है। और सेना अच्छा सर, एक चीज और सेना को लेकर आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो इसी में सर ऐड करना चाहूंगी, एक सवाल आपसे यहाँ पर और करना चाहूंगी, क्योंकि नवाज शरीफ की जो बात है उसमें उन्होंने तत्कालीन सेना प्रमुख की आलोचना भी की है और ये बात भी स्वीकार की है कि सेना प्रमुख ने अपनी मर्जी से घुसपैठ कराई थी। सर, जहां सेना इतनी मनबड़ हो, मनमाने तरीके से एक निर्णय लेती हो, उनके साथ कूटनीतिक तौर पर संबंध हमेशा अस्थिर ही रहते हैं, ये संदेश भी साफ तौर पर सबके बीच तो जरूर जाएगा। देखिए रिशु, केवल नवाज शरीफ के टाइम में मुशर्रफ ने घुसपैठ की ऐसा बात नहीं। अभी पिछले चुनाव में पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष कहते हैं कि पाकिस्तान को में अव्यवस्था नहीं फैलनी चाहिए, चुनाव के परिणाम स्मूथ तरीके से आने से ये पाकिस्तान के राष्ट्रपति को जो स्टेटमेंट देना चाहिए था वो सेना के प्रमुख ने दिया, और सेना प्रमुख ने इमरान को भी क्रिटिसाइज करते रहे। तो इस तरह का जो सेना प्रमुख की भूमिका है ये पाकिस्तान में कोई नवाज शरीफ के टाइम में नहीं रही है, ये पहले से ही रही है और अभी भी हो रही है पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान का आवाम अब इतना सेना के अगेंस्ट में नहीं था जितना आज पाकिस्तान का आवाम सेना के अगेंस्ट में है। पाकिस्तान का आवाम ये चाहता है कि सेना को अपने जो मैंडेट है, अपनी सीमाएं हैं, उनमें काम करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की सेना राजनीतिक नहीं, केवल आर्थिक और उद्योग संबंधी गतिविधियां हैं, उनमें भी हस्तक्षेप रखती है। पाकिस्तान की सेना ने वहां के पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज हैं उनमें अपना योगदान कर रही है, उनमें को अपने कब्जे में किए हुए। तो पाकिस्तान की सेना केवल भारत पाकिस्तान संबंधों को लेके ही नहीं, पाकिस्तान के आंतरिक जो व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, जैसे आतंकवादियों को तैयार करना धर्म के नाम पे, तो इस तरह की गतिविधि में पाकिस्तान की सेना बहुत अधिक गहराई से पैठ बनाए हुए है। तो उसमें एक सेना को कमजोर करना और प्रजातांत्रिक व्यवस्था को वहाँ स्मूथ तरीके से काम करने के लिए तैयार करना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और वो भारत को चुनौती कम है, पाकिस्तान के समाज को सबसे बड़ी चुनौती है। और इस सेना की वजह से ही आज अफगानिस्तान पाकिस्तान के रिश्ते खराब हैं, ईरान और पाकिस्तान के रिश्ते और ज्यादा खराब हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जैसे तालिबानी थे, उनको जो पाकिस्तान बेस्ड तालिबान थे उनको सेना ने और ISIS ने पाला, और वह आज उन्हीं को मारने में लगे हुए हैं, उन्हीं को भेज रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति जो पाकिस्तान की है वो राजनीतिक स्थायित्व की स्थिति है, और वहाँ प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, वही पाकिस्तान में स्थायित्व कायम कर सकती है। तो ये जो स्टेटमेंट है उसको हमें राजनीतिक संदर्भ में ही देखना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि अभी कोई भारत पाकिस्तान के बीच में बहुत मीनिंगफुल कोई वार्ता शुरू होगी और शांति की तरफ कदम उठाएंगे। पाकिस्तान की मजबूरी है कि वो अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकता है अगर भारत से रिश्ते सुधारता है, व्यापार बढ़ाता है। एक अन्य चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, भारत ने पाकिस्तान को बहुत पहले से मोस्ट फेवर्ड नेशन का ट्रीटमेंट दे रखा है, जो कि इकोनॉमिक और व्यापार संबंधी मामलों को लेकर है। पाकिस्तान ने कभी भी मोस्ट फेवर्ड नेशन का ट्रीटमेंट नहीं दिया। उसका पार्टली कारण ये हो सकता है कि मोस्ट फेवर्ड नेशन इकोनॉमिक्स में या आर्थिक संबंधों में हम अलग अर्थ रखते हैं, लेकिन उसका अगर अनुवाद किया जाए उर्दू में तो उसका होता है सबसे पसंदीदा मुल्क। और फिर पाकिस्तान के आवाम में ये अफवाह फैलाई जाती है कि हिंदुस्तान तो पाकिस्तान का दुश्मन है, सबसे पसंदीदा मुल्क कैसे हो सकता है। इसकी वजह से आर्थिक संबंध भी नहीं सुधर रहे हैं। लेकिन अब पाकिस्तान का आवाम धीरे धीरे समझ रहा है और वो चाहता है कि भारत के साथ व्यापार बहाल करो जिससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था सही हो। ये डिमांड भी वहाँ शुरू हो गई है सिविल सोसाइटी में।
जी रितु जी, जिस तरीके से अभी करोड़ी सिंह जी यहाँ पर समझा रहे थे और कई बिंदुओं पर उन्होंने प्रकाश भी डाला, जय सोढ़ी जी, इस पर आपके विचार भी मैं आपसे समझना चाहूंगी यहाँ पर। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? और इसके साथ ही सर ये बताइए कि पाकिस्तान की राजनीति अगर अपने आप को बदलना चाहे तो सबसे बड़ी चुनौती तो उनको अपनी सेना से निपटने की है। भारत के साथ तनाव का ही लाभ लेकर उनकी सेना ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया है। क्या वो इसे टूटने देंगे? क्या इसके बावजूद राजनीतिक रूप से शांति और समन्वय की जो बात है कहीं से सर आपको प्रायोगिक लगती है? ऋषु जी, जब 1947 में भारत आजाद हुआ और पाकिस्तान एक नए देश के रूप में उभरा, तब दोनों देशों की तिजोरियां खाली थी, दोनों देश निहत्थे गरीब थे। लेकिन कुछ साल बाद 1960 में पाकिस्तान की आर्थिक व्यवस्था भारत के आर्थिक हालत से अच्छी थी। 1960 में पाकिस्तान का पर कैपिटा जीडीपी 83.3 अमेरिकी डॉलर था और भारत का थोड़ा कम 82.2 अमेरिकी डॉलर था। लेकिन 1960 से 2024 में क्या बदला कि भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हो गया और पाकिस्तान कंगाली की तरफ चल पड़ा। सिर्फ 2 शब्दों में इसका पूरा जवाब दूंगा, वो है गलत नीयत और नीतियां पाकिस्तान की। और पाकिस्तान की जो गलत नीयत और नीतियां आई, ये सिर्फ भारत विरोधी नीतियों की वजह से और जम्मू कश्मीर के ऑब्सेशन की वजह से, और जिसको पाकिस्तानी सेना ने पूरी तरह उसको यूटिलाइज किया, उसका पूरी तरह मिसयूज किया, और जिसकी वजह से आज पाकिस्तान इतने बुरे हालत में है। ऋषु जी, आज के दौर में हर इंसान एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता है। उसे नौकरी चाहिए, 24 घंटे बिजली चाहिए, पानी चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए। जब पाकिस्तान की आवाम ये देखती कि भारत में सारी सहूलतें हैं और उनके पास नहीं है, तो उनके दिल में आक्रोश आता है। और ये आक्रोश 8 फरवरी को पूरी तरह से उभर के आया, जब पाकिस्तानी अवाम ने खुले तौर पे इमरान खान की निर्दलीय कैंडिडेट को चुना। हालांकि इमरान खान की पार्टी को पाकिस्तान ने मान्यता देनी बंद कर दी थी। तो ये जो आक्रोश है पाकिस्तानी अवाम में, ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जहां तक आपका सवाल है कि क्या पाकिस्तान में बदलाव आ सकता है, हाँ, पाकिस्तान में बदलाव आ सकता है जिस दिन अवाम वहां तय करे कि हमें एक अच्छी जिंदगी चाहिए, जैसे भारतवासी अच्छी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। और वो जब और खुले तौर पे सामने आएंगे, पाकिस्तानी सेना की हालत और खराब होगी। और वो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन पाकिस्तानी अवाम 8 फरवरी की तरह और खुले तौर पे ऊपर आएगी, पाकिस्तानी सेना का विरोध करेगी। पाकिस्तान में भी खुशी आएगी, अमन शांति आएगी जैसे भारत में। लेकिन इसके लिए पाकिस्तानी अवाम को आगे आना पड़ेगा, इकट्ठे होना पड़ेगा। जहां तक पाकिस्तानी सेना का सवाल है, पाकिस्तानी सेना कभी ये नहीं होने देगी, क्योंकि उन्हें बैठे बैठे करोड़ों रुपया मिल रहा है जो कि उनके जर्नैलों की जेब में जा रहा है। उनको ऐसी ताकत मिल रही है जो दुनिया के किसी और देश की सेना के पास नहीं है। जिसके पास इतनी बेशुमार ताकत हो, पैसा हो, वो आस्था से क्यों जाने देगा? तो इसका जवाब एक ही है, पाकिस्तानी अवाम। जिस दिन पाकिस्तानी अवाम ने दोबारा फैसला कर लिया, पाकिस्तान में भी खुशी और शांति आई। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं विरोध के जो सुर हैं वो तो देखने को मिलते हैं। अक्सर इस तरह की जो खबरें हैं वो पाकिस्तान से आती ही रहती हैं। लेकिन करोड़ी सिंह जी, पाकिस्तान ने जो पॉलिसी अपनाई और जो उसके आउटकम आज तक उन्होंने देखे, सर क्या उससे वो कोई सीख लेकर, कोई सबक लेकर भारत के साथ सामान्य संबंध के लिए तैयार होते दिखाई दे रहे हैं? देखिए ऋतु जी, सोढ़ी साहब ने 2 फैक्टर्स बताए। पाकिस्तान की हालत जो खराब है आज, वहाँ की नीति और नीयत से है। मैं तीसरा फैक्टर अगर जोड़ना चाहूँ तो वहाँ का नेतृत्व है। नीति और नीयत तो है, लेकिन नेतृत्व अगर अच्छा होता तो नीति और नीयत अच्छी हो सकती थी। तो पाकिस्तान में नेतृत्व अच्छा नहीं रहा है, और भारत का जो नेतृत्व है उसने हमेशा ये प्रयास किया कि पाकिस्तान से अच्छे संबंध बनाए, और एक आदर्शवादी दृष्टिकोण रहा। अटल जी आए, शुरू में उन्होंने बड़ा आदर्शवादी दृष्टिकोण रखा, शिमला लाहौर डिक्लेरेशन तक। लेकिन बाद में जो पाकिस्तान ने किया वो बड़ी खतरनाक स्थिति रही। इसी तरह से 2014 में जो सरकार बनी, मोदी जी ने भी अपने शपथ ग्रहण समारोह में सबको बुलाया। फिर अनशेड्यूल्ड यात्रा भी की पाकिस्तान के साथ की कुछ स्थिति सुधर जाए, आदर्शवाद रहा। लेकिन जो यथार्थ है, जो जटिलताएं हैं संबंधों की,
उनमें जब आए तो भारत के नेतृत्व ने ये रियलाइज किया कि पाकिस्तान से रिश्ते सुधारना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा है, और बात क्यों नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान में अच्छा नेतृत्व नहीं है, सिविलियन नेतृत्व नहीं है, मिलिट्री हावी है और मिलिट्री का अपने अपने हित हैं। क्योंकि भारत जिस तरह से एक तरह की मेच्योर पॉलिसी से चलता रहा है, क्यों भारत की विदेश नीति में अभी 3 अग्नि परीक्षाएं अभी तक हुई हैं। पहला 62 में, दूसरा 71 में और तीसरा जब 98 न्यूक्लियर टेस्ट किया तो सैंक्शंस लगाए अमेरिका ने, और वो सैंक्शंस की आड़ में ही मिलिट्री ने ये सोचा कि अब भारत की कोई मदद नहीं करने वाला है। तो उस समय इजराइल भारत की मदद के लिए आया करगिल के मामले में, और किसी देश ने मदद नहीं की। तो पाकिस्तान की सेना ने एक अवसर ढूंढा कि अब भारत पे सैंक्शन लगे हुए हैं न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से, तो अब हम भारत को परेशान कर सकते हैं, भारत की जमीन पे कब्जा कर सकते हैं, और इसी को लेके उन्होंने करगिल में इंट्रूजन किया, जिसका जवाब उनको ऑपरेशन विजय के रूप में भारत ने दिया। तो ये कोई अस्वाभाविक नहीं है, ये होता रहा है पाकिस्तान में, और हमारा नेतृत्व प्रारंभ में हमेशा एक आदर्शवादी नीति से चलता है। सही कहा सर आपने कि कहीं ना कहीं नेतृत्व की जो कमी है वो पाकिस्तान के भीतर शुरुआत से ही देखने को मिलती है, और अगर अच्छा नेतृत्व होगा तो आने वाले समय में हो सकता है कि पाकिस्तान के जिस तरीके से बुरे दिन चल रहे हैं वो अच्छे दिनों में बदल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और मुद्दा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।